नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से हम लेकर के आ चुके हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तीसरी वीडियो है। अगली 2 वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो जाकर के जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही कम टाइम में आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का रिविजन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर तीसरा हो जाएगा हमारा हरिकृष्ण प्रेमी, या चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगर आप जानते हैं सवाल का जवाब तो कमेंट में आंसर जरूर दें। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 102। यहाँ पर कहा गया है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारा जगनिक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो, तीसरा हो जाएगा सरहपा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोरखनाथ। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो कौन थे बताइए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 103। पेड़ से बंदर कूदा इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कारक है। पेड़ से बंदर कूदा कहीं ना कहीं अलगाव का सेंस है, इसमें ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है हमारा अपादान कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संप्रदान कारक, और चौथा हो जाएगा हमारा कर्ण कारक। आपको बताना है कि इसमें कौन सा बिल्कुल इसमें सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपादान कारक। जहाँ पर भी अलगाव का अर्थ निकले वहाँ पर हो जाता है हमारा अपादान कारक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेड़ से बंदर कूदा, यानी बंदर पेड़ से अलग हो रहा है, यानी कूद रहा है, यानी कहीं ना कहीं अलगाव हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 104। यहाँ पर कहा गया श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? पहला ऑप्शन है हमारा हास होता है, या फिर शोक होता है, या क्रोध होता है, या रति होता है। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 105। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा भ्रमर है, या फिर अग्नि हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी यानी कि मछली हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मस्तक हो जाएगा। आपको बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द हमारा मछली है, बाकी जो भ्रमर है, अग्नि है और मस्तक है, ये तीनों ही शब्द हमारे कैसे हैं, तत्सम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 106। यहाँ पर कहा गया है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन है आपका 11 मात्राएं होती हैं, या फिर 13 होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी 16 मात्राएं होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई का जो प्रत्येक चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। चलिए देखते हैं उसको। यहाँ पर कहा गया है, तेरी वर छीने और खलन का इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी वर छीने खलन का इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, या फिर दूसरा है अनुप्रास अलंकार, या फिर श्लेष अलंकार, या फिर यमक अलंकार। बताइए इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 का सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? तो यहाँ पर जो है अलंकार है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमक अलंकार है। तेरी वर छीने खलन का जो है इसमें कौन सा अलंकार है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमक अलंकार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 108। यहाँ पर कहा गया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारा बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, या फिर तीसरा हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन थे, संपादक कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 109। यहाँ पर कहा गया है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा सूर्यो घन उदय, और दूसरा ऑप्शन है हमारा सूर्य धन उदय, या फिर सूरज घन उदय, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरन धन उदय। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 109 का बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य घन उदय। यहाँ पर सिर्फ दय है, यहाँ पर सूरज उदय है, तो यानी ये वाला और ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ये वाला भी हमारा गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 110। यहाँ पर कहा गया है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, दूसरा है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा द्विगु समास होगा, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कर्मधारय समास होगा। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यथाशक्ति, यानी कि शक्ति क्या है यथा, तो कौन सा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा?
अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 111। यहाँ पर कहा गया है इनमें से कौन सा शब्द तत्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है हमारा भ्रमर, दूसरा हो जाएगा अग्नि, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भौरा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुख। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्भव है। तो यहाँ पर तत्भव शब्द हमारा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भौरा, बाकी जो है वो सभी क्या है तत्सम शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 112। यहाँ पर कहा गया है मुद्री शब्द का तत्सम रूप क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा मुद्री, या मुंदरी, या फिर मुद्रिका, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा मुद्रा। आपको बताना है कि मुद्री शब्द का तत्सम रूप। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुद्रिका। कौन सा? मुद्रिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 113। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं चैनल पे, अगर आपने ना देखा हो तो जाकर के जरूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा अशोक के फूल नहीं है, या दूसरा हो जाएगा कुटज, या ऑप्शन नंबर सी हमारा है विचार प्रवाह, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्रत और विकास। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है पूछा गया, एग्जाम में नहीं है वाले में सर्कल कर लीजिएगा या फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, गलती ना हो। कई बार हम लोग जल्दबाजी में गलतियाँ कर देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर नहीं है उसको ध्यान रखना है, बताना है आपको। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्रत और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाकी जो अशोक के फूल हैं, कुटज हैं और विचार प्रवाह, ये तीनों ही इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 114। यहाँ पर कहा गया परमाल रासों के रचयिता कौन है। परमाल रासों के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है हमारा चंद्रप्रदायी है, दूसरा हो जाएगा नरपति नल्ला है, या फिर जगनिक है ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भट्ट केदार। अब आपको बताना है परमाल रासों के रचयिता कौन है इनमें से, तो कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा है जगनिक। ध्यान रखना कौन हो जाएंगे, जगनिक। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 115। यहाँ पर कहा गया दुल्हन गवाहू मंगलाचार्य, हम घर आए राजा राम भरतार, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। पहला ऑप्शन है हमारा तुलसीदास जी की है, या फिर कबीरदास की है, या ऑप्शन नंबर सी है सूरदास की है, या ऑप्शन नंबर डी है रैदास की है। तो एक बार देख लीजिए, दुल्हन गवाह मंगलाचार्य, हम घर आए राजा राम भरतार। तो ध्यान रखना, इसको एग्जाम में हो सकता है इस बार भी रिपीट कर जाए क्योंकि ये सभी जो है इंपॉर्टेंट PYQs हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, कबीरदास के द्वारा है। किसकी है, कबीरदास की प्रमुख प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 116। यहाँ पर कहा गया मृगवती निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है हमारा उस्मान की है, दूसरा है मंझन की है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुबुन की है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मालिक मोहम्मद जायसी की है। आपको बताना है मृगवती निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो मृगवती जो है कुतुबुन की रचना है, ध्यान रखना इसको, कुतुबुन की रचना है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 117। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। क्या अंतर्राष्ट्रीय ऐसा लिखा जाएगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय, या फिर अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से लिखा जाएगा, या अंतर्राष्ट्रीय आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है इसमें चारों में से अंतर्राष्ट्रीय सही शब्द कौन सा है, मतलब सही तरीके से कौन सा लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सही तरीके से लिखा गया है, बाकी जो है गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 118। आपको बताना है इसमें आगे कुआं पीछे खाई का सही अर्थ क्या है। आगे कुआं पीछे खाई का सही अर्थ क्या है। चारों तरफ पानी ही पानी होना, या फिर रास्ते का बंद होना, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों और मुसीबत होना, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीच में निकल भागना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आगे कुआं और पीछे खाई यानी कि दोनों ओर से मुसीबत होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 119। यहाँ पर कहा गया है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी। अवधी भाषा में की गई थी, या फिर ब्रज भाषा में की गई थी, या खड़ी बोली में की गई थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा भोजपुरी में की गई थी। आपको बताना है रामचरितमानस की रचना मतलब किस भाषा में की गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 120। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मतलब जो आदिकाल है उसको वीर गाथा काल सबसे पहले किसने गाथा या किसने प्रस्तावित किया था उसका नाम। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या फिर महापंडित राहुल शंकरत्यान ने, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपको बताना है इसमें से आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलें, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 121। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है हमारा पतन, या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपकर्ष, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपभ्रंश, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विकर्ष। तो उस उत्कर्ष शब्द का जो सही विलोम है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्कर्ष शब्द का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 122। यहाँ पर कहा गया आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारा बाबू महादेव सेठ हैं, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अम्बिका प्रसाद व्यास हैं। आपको बताना है कि आनंद कदम्बनी के पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम था क्या था? प्रेमघन। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 123। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग आप जानते हैं किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग उपसर्ग। तो यहाँ पर बताना है आ हो जाएगा, या फिर अभ्य हो जाएगा, या अभी हो जाएगा, या फिर अभ्या हो जाएगा। तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभी लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? अभी लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 124। यहाँ पर कहा गया रमणी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब प्रत्यय क्या होता है? जो कि शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर है रमणी। रमणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है हमारा अनि है, दूसरा हो जाएगा ई है, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रम है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनि वाला, नी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 125। यहाँ पर कहा गया है बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बरन बजे सरतही। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन है हमारा रौद्र रस है, या फिर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भयानक रस है, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीर रस है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करुण रस है। अब आपको बताना है बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बरन बजे सरतही, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रौद्र रस है। अगले क्वेश्चन चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 126 को, जो कि है यहाँ पर श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा छंद है। पहला ऑप्शन है हमारा ये कौन सा छंद है? दोहा है, या फिर दूसरा हो जाएगा सोरठा, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा रोला, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैरवे। तो यहाँ बताना है आपको इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दोहा है। ये कौन सी पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दोहे की हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, ध्यान रखना इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है हमारा मोहन और गीता गा रही हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा गीता और मोहन गा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहन और गीता गा रहे हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा मोहन और गीता गा रही हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उम्मीद है आप सभी इसका सही आंसर जान चुके होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 128। हिंदी शब्दकोश में कृषाणु, कृषक, क्रम और क्लीव में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? मतलब आपको बताना है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनमें से जो है सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा अंत में। तो पहला ऑप्शन है हमारा कृषाणु आएगा, या दूसरा हो जाएगा कृषक, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा क्रम, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा क्लीव। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लीव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 129। यहाँ पर कहा गया है चाराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष समास है, दूसरा है द्वंद्व समास है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अगला ऑप्शन है हमारा बहुब्रीहि समास है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्मधारय समास है। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। 129 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 130। यहाँ पर कहा गया शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है हमारा वाक्य प्रयोग, या फिर व्याख्यायन, या फिर भ्रमण, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चित्र निर्माण। आपको बताना है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे सर्वाधिक यानी कि उपयुक्त में आता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए वाला वाक्य का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की
पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा किंडरगार्टन या फिर मॉन्टेसरी, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेकाली, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण भाषा की पद्धति नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला अभिक्रमित अनुदेशन। ये जो है इसका जो है शिक्षा प्रणाली का पद्धति नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 132। यहाँ पर कहा गया है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यह किसका मानना है, मॉन्टेसरी का मानना है, या फिर महात्मा गांधी का मानना है, या फ्रोबेल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा किलपैट्रिक। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका किसका मानना है ये। तो ये मानना है महात्मा गांधी का। किसका, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गांधी जी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 133। यहाँ पर कहा गया व्याकरण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा आगमन प्रणाली, दूसरा हो जाएगा निगमन प्रणाली, तीसरा हो जाएगा अविकृत प्रणाली, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कक्षा अभिनय प्रणाली। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कक्षा अभिनय प्रणाली। व्याकरण शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो कक्षा अभिनय प्रणाली नहीं है। बाकी आगमन, निगमन और अव्याकृत प्रणाली तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 134। यहाँ पर कहा गया आनंद कदम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है हमारा बनारस से, दूसरा है मिर्ज़ापुर से, तीसरा है इलाहाबाद से, या चौथा हो जाएगा लखनऊ से। आपको बताना है कि आनंद कदम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो यह होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ापुर से। कहाँ से, मिर्ज़ापुर से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 135। यहाँ पर कहा गया खुमान रासो निम्नलिखित में से किस काल की रचना है। पहला ऑप्शन है हमारा आदिकाल की रचना है, दूसरा हो जाएगा भक्तिकाल की रचना है, या फिर रीतिकाल की रचना है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आधुनिक काल की रचना है। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कम टाइम में बेहतर रिवीजन आपका यहीं से हो जाएगा, इस चैनल पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा आदिकाल, यानी कि जो खुमान रासो निम्नलिखित में से किसके काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 136। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कब आता है। पहला ऑप्शन है हमारा पूर्व ज्ञान के पश्चात, या फिर प्रस्तावना के पश्चात, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आदर्श वाचन के पश्चात, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मौन वाचन के पूर्व। आपको बताना है इसमें से हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कब आता है। तो 136 का यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 137। चिंतामणि निम्नलिखित में से किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि निम्नलिखित में से किसका निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन है हमारा बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्याम सुंदर दास। आपको बताना है कि निम्नलिखित यह चिंतामणि निम्नलिखित में से किसका निबंध संग्रह है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 138। यहाँ पर कहा गया रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारा 1971 में, या फिर 72 में, या फिर 73 में, या 74 में। अब रामधारी सिंह दिनकर को सबसे पहली बात ध्यान रखना है आपको, किसके लिए पुरस्कार दिया गया, उर्वशी के लिए। और कौन सा पुरस्कार था, ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अब कब दिया गया था, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 में। ध्यान रखना किसमें, 1972 में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 139। यहाँ पर कहा गया निरामिष शब्द का अर्थ क्या है। निरामिष, तो निरामिष शब्द का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा मांस रहित भोजन, या फिर मोक्ष का इच्छुक, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रात्रि में विचरण करने वाला, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मृत्यु का इच्छुक। अब आपको बताना है 139 का इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जो निरामिष शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, मांस रहित भोजन। कौन सा हो जाएगा, मांस रहित भोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 140। तो ये हो जाएगा सहज शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है हमारा तत्सम में आता है, दूसरा है तत्भव में आता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी देशज में आता है, या ऑप्शन नंबर डी आगत होता है। बताइए जो सहज शब्द है व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर हमारा ये आता है आगत स्वर में। किस में आता है, आगत में। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। वनिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है। पहला ऑप्शन है हमारा जंगल, दूसरा है हमारा स्त्री, तीसरा है हमारा पुस्तक, या चौथा हो जाएगा हमारा व्यवसायी। तो वनिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है। 141 का हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्री। कहीं ना कहीं ये जो है इनडायरेक्टली आपसे पर्यायवाची पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 142। यहाँ पर कहा गया मुकुंद निम्नलिखित में से, मुकुंद जो है निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है हमारा विष्णु, दूसरा है शिव,
तीसरा हो जाएगा हमारा सूर्य, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कामदेव। आपको बताना है मुकुंद निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो 142 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विष्णु। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 143। कोहरी नालिनी तू कुम्हानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। इन पंक्ति में रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है हमारा जयसिंह की है, या फिर रैदास की हैं, या ऑप्शन नंबर सी हमारा कबीरदास की है, या ऑप्शन नंबर डी है दादू दयाल की हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 143 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कबीरदास हैं। कौन है, कबीरदास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि प्रश्न नंबर 144। यहाँ पर कहा गया करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है, कपट है या कारपेट है या फिर कपूर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कपड़ा हो जाएगा। आपको बताना है करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कपड़ा है। क्या है, कपड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है 145 नंबर। यहाँ पर कहा गया वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शुद्ध है। पहला ऑप्शन है हमारा बारात और बसंत, दूसरा है बारात और वसंत, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बारात और वसंत, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा बारात और बसंत। अब आपको बताना है कि सही तरीके से कौन सा यहाँ पर लिखा गया है, बारात और वसंत, कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हमारा सही तरीके से लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर बारात और वसंत इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 146। यहाँ पर कहा गया है हिंदी में अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं। अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं, या फिर वा, या ई, या उ, साथ में है री या री, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा री और श। अब आपको बताना है हिंदी में अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं सभी को पता होगा, या और वा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 147। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपराधी की पहचान हो जाना, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। आपको बताना है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उम्मीद है आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 148। यहाँ पर कहा गया एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा अगार, या फिर प्रकथन, या पृष्ठपेषण, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा प्रस्तावना। अब आपको बताना है एक बार जो कही गई बात है उसी को बार बार रिपीट करना क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृष्ठपेषण, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 149। यहाँ पर कहा गया बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है। यानी कि ये शब्द क्या है, संज्ञा है, या फिर सर्वनाम है, या फिर विशेषण है, या ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा क्रिया है। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बुद्धिहीन शब्द कौन है। तो बुद्धिहीन शब्द क्या है, विशेषता है। किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है ना कि वो व्यक्ति कैसा है, तो बुद्धिहीन है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कैसा हो गया, विशेषण हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 150। छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी, कहीं ना कहीं अलगाव का सेंस है, छत से ईंट गिर गई। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, संबंध कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, या फिर संप्रदान कारक होगा। उम्मीद है आप इसका आंसर जानते होंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा अपादान कारक।